Hello guys, welcome again. So you all of know that we are working on 2023 ISS numerical analysis playlist. So in this video, we will cover question number 51 to question number 60. So we have covered question number 41 to question 50 in last two videos. So I hope you are able to see that videos till date. So keep learning. We will do question 51 now. So question 51 is very easy. So question says तो ऊपर एक डेटा दिया है, consider the following for the next two items that follows. तो आपको U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 तक डेटा दिया है. सो जनरली हम बात करते हैं कोचिंग में कि डेटा जो है 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट का आता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो पॉइंट ज्यादा दे दिए इन्होंने, सो दैट ये लेंदी हो जाए. बाकी फॉर्मूला वाइज तो एकदम सिंपल है, बिकॉज हम फॉर्मूला क्लास में, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम करते ही करते हैं. क्यों, क्या कहता है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U2 अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला. भी नो हम ये कब लगाते हैं, हमने दो न्यूटन फॉर्मूला पढ़े, तो न्यूटन फॉर्मूला एक न्यूटन ग्रिगोरी. तो न्यूटन फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब जो डेटा जो होता है वो इक्वली स्पेस नहीं होता. जैसे आपको एक्स का वैल्यू दिया है 1, फिर 3, फिर 9, तो डेटा जो है इक्वली स्पेस नहीं है, तब क्या लगाते हो, न्यूटन फॉर्मूला लगाते हैं. न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं. वो आप इक्वल में भी लगा सकते हो, देयर इज नो कंफ्यूजन, तो आप वहां में भी लगा सकते हो. बट वैसे जनरली हम कब लगाते हैं, जब डेटा इक्वली स्पेस आपके पास है. अगर आपके पास डेटा इक्वली स्पेस है तो आप क्या करोगे. सो अब इक्वली स्पेस होता है तो हमने दो फॉर्मूला पढ़ा है कि हम सर टॉप पे अगर हमें इंटरपोलेट करना है या सेंटर में करना है या बॉटम में करना है. तो अगर हमें टॉप पे करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यूटन न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड लगाना पड़ता है. अगर बीच में करते हैं तो हम सीलिंग लगाते हैं, और अगर हम बॉटम में करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, न्यूटन बैकवर्ड लगाते हैं, न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड. तो यहाँ पे अगर वो आपको कह ही रहा है, आपको U2 की वैल्यू पूछा है, पर उसने कह दिया कि भाई लगाना आपको न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड है ना. कंफ्यूजन नहीं है कि आपको, जैसे हमने क्लास में बोला था कि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होती कि क्या लगाना है. एग्जाम में तो एकदम क्लियर होता है कि आपको यही अप्लाई करना है. तो ये डेटा को लिख लेते हैं, डेटा बड़ा आसान है. तो ये एक्स का वैल्यू, ये मान लो यू एक्स का वैल्यू है. तो दिस इज, अच्छा अगला क्वेश्चन भी इसके साथ ही चलेगा. तो आपको निकालना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ U8.5 अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो कैसा, अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत है, नहीं नहीं, एक ही टेबल से हमारा दोनों काम हो जाता है ना, हमें पता ही है. तो एक्स का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, तो लिख लेते हैं. दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is UX. UX is 4.8, 8.4, 14.5, 23.6, 36.2, 52.8, 73.9. ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ. सो डेल UX, डेल स्क्वायर UX, डेल क्यूब UX, है ना, डेल फोर UX. तो इसमें देखते हैं क्या वैल्यू आएगा. तो कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको इसमें से माइनस करेंगे. तो 8.4 माइनस 4.8 is 3.6, 6.1, 9.1, 12.6, 16.6. कुछ मिस्टेक हो तो भाई देख लेना, ऐसा होनी नहीं चाहिए. आई हैव सॉल्व ऑलरेडी. सो 3.6 से 6.1, 2.5, 3, 4.5, 4, 4.5, and this is obvious, 0.5, 0.5. So I have written by mistake. This is 3.5, है ना, 0.5, 0.5, 0.5 and 0.5, and this is constant 0. So this is the forward difference table, है ना. तो ये हमने बना लिया है, जो हमें सही से दिख रहा है. हमें पता है जो अगर हमें फॉरवर्ड लगाना होता है तो हमें कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है. और अगर बैकवर्ड लगाना है तो किस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, हमें इस वाले डेटा की जरूरत पड़ती है. तो हमारा एक से दोनों काम हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा. सर फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन की गोरी का, तो फॉर्मूला बड़ा आसान है वैसे तो. फॉर्मूला जो है बिल्कुल भी टफ नहीं होता.
बट एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, नो डाउट। फॉरवर्ड के लिए अगर हम देख रहे हैं, मैंने आपको इसका प्रूफ भी करा रखा है, अगर आपको याद हो तो हम क्लास में इसका प्रूफ भी करते हैं। जैसे मैं रफ आइडिया देता हूँ, एफ ओ फॉरवर्ड लगाते हैं तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड में क्या होता है, एक्स नॉट से आप आगे जा रहे हो, एक्स नॉट प्लस पी एच, इसको आप क्या लिख लेते हो, ई पी एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना। शिफ्ट ऑपरेटर ही करेगा ना, पी टाइम शिफ्ट कर देगा। तो व्हाट इज ई, ई इज नो वन प्लस डेल होता है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना। ई इज वन प्लस डेल, किसी को डाउट है तो आप कमेंट में बताना, मैं इसका प्रूफ भी कर दूंगा। वन प्लस डेल पी एफ ऑफ एक्स नॉट। सो व्हाट इज बाइनोमियल ऑफ दिस, वन प्लस एक्स की पावर एन का बाइनोमियल क्या होता है, वन प्लस पी डेल प्लस पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये होता है ना भाई बाइनोमियल। सो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी डेल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट एंड सो ऑन। ये होगा। सर व्हाट इज पी, पी क्या है सर। तो पी जो है ना, हम क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच कोई चाहिए, हमें तो फंक्शन का वैल्यू चाहिए। ये किसके बराबर चल रहा है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी एच के बराबर चल रहा है। मेरे को ये कोई चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एक्स नॉट प्लस पी एच की जगह मुझे एक्स चाहिए था सर। मेरे को तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो मेरा एक पॉलिनॉमियल जनरेट होगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ मेरा पास एफ ऑफ एक्स हो, पर मैंने स्टार्ट क्या किया है, फॉरवर्ड में एक्स नॉट प्लस पी एच जो पहला डेटा था मैं उस वहां से स्टार्ट किया है। तो मैं इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको एक्स मान लिया। तो देखो पी की वैल्यू यहाँ से नहीं आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट, और पी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, ये आ गया। तो एक्स वो हो गया जिस पे आपको निकालना है, सपोज एफ ऑफ टू पे निकालना है आपको, है ना। देखो क्या आ गया, एफ ऑफ टू, यू टू कह रहा है एफ ऑफ टू मतलब, तो एक्स हो गया टू, एक्स नॉट आपको पता ही है ये थ्री होता है, एक्स नॉट दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स वन एंड सो ऑन, है ना। एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, तो ये एक्स नॉट हो गया। एच आपको पता ही है डिफरेंस वन है, डिफरेंस वन है, दिस इज योर एच डिफरेंस। इक्वल इंटरवल है, वैसे भी हम एच वन के लिए अप्लाई करते हैं इसको। तो ये पी का वैल्यू यहाँ से आ गया, है ना। तो आप थोड़ा सा साफ साफ लिख लो पहले अपनी कॉपी में, या जैसे भी आप चाह रहे हो, थोड़ा हौस पौस नहीं होना चाहिए आपके लिए समझने के लिए। पहले आप ये लिख लो, देन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये टेबल क्लियर होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ, है ना। नेक्स्ट पेज पे हम इसको बनाते हैं। तो फॉर्मूला मैं वापस लिख लेता हूँ, आप चाहोगे तो मैं एक्स के सेंस में भी लिख सकता हूँ फॉर्मूले को, आप चाहोगे तो मतलब जैसे भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स के सेंस में चाहता हूँ, तो मैं इस सेंस में भी इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट, तो जो पी है वो पी को पी रहने देता हूँ चाहे, है ना। पी डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, हमें पता है डेल फोर पे जीरो है, तो आगे लिखने की जरूरत तो है नहीं। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है सर, फंक्शन का वैल्यू देख लो सर कि एफ ऑफ एक्स नॉट है क्या। एफ ऑफ एक्स नॉट, तो फंक्शन का वैल्यू 4.8 है, फिर 3.6, 2.5, 0.5 याद रखेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज 3.6, सॉरी 3.6 नहीं था, 4.8 है, दिस इज 4.8, तो दिस इज 4.8। तो पी क्या निकाला हमने, व्हाट इज पी, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। व्हाट इज एक्स, टू है सर, टू पे निकाल रहे हो। एक्स नॉट कितना था, एक्स नॉट हमारा थ्री था, एच हमारा वन था, तो दिस इज माइनस वन, करेक्ट। तो यहाँ पे लगा देते हैं माइनस वन, ये मेरा 3.6 है, पीछे से आप देख सकते हो। ये क्या आएगा मेरा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में कितना है मेरा, दिस इज 2.5 प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल, ये मेरा 0.5, ये मेरा 0.5। तो इसको सॉल्व कर लो बस। तो 4.8 माइनस 3.6, तो कितना आ जाएगा 1.2, है ना। प्लस इसको सॉल्व करोगे, दिस इज माइनस वन माइनस टू, है ना। तो ये हो गया प्लस टू, कट गया, ये 2.5 आ गया। इसको सॉल्व करोगे ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5, माइनस का आएगा बिकॉज यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस है, प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, तो माइनस का आ गया।
तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू गेट 3.2। आंसर में देख लेते हैं 3.2 ऑप्शन में, 3.2। कहीं कोई डाउट लगता है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे या कोई डेमो क्लास और डाउट क्लास ले लेंगे। सो आप देखो कहीं डाउट लग रहा है, फॉर्मूला मैंने एकदम सिंपल रखा है, फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस फॉर्मूला क्लियर है तो सब क्लियर है आपको। तो मैंने प्रूफ कैसे किया ये भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, अगर इसको याद रखने की जरूरत है आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी डेल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी पी माइनस वन। और पी का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। सर आप बैकवर्ड का बता दो, तो बैकवर्ड में भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्स नॉट प्लस पी एस से स्टार्ट किया ना, फॉर बैकवर्ड में हम क्या करेंगे, एक्स एन प्लस पी एस से स्टार्ट कर देंगे, तो वहां से भी बन जाता है। तो डेरिवेशन की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए अब आपको। न्यूटन बैकवर्ड, तो मैं आपको फॉर्मुला देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन, नीचे से स्टार्ट होगा जैसे मैंने बोला, प्लस पी डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स एन। इसमें बस एक ट्विस्ट हो जाता है, यहाँ पे पी की जो वैल्यू होती है ना वो पी पी प्लस वन आता है, क्योंकि बैकवर्ड में चलते हैं ना नीचे से। तो जब फॉर्मुला बाइनोमियल करते हो ना माइनस आता है, वन माइनस एक्स की पावर माइनस है, उसमें क्या होता है सब प्लस 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 हो जाते हैं। तो पी पी प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन एंड सो ऑन, प्लस पी पी प्लस वन पी प्लस टू बाय थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स एन एंड सो ऑन। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको 8.5 निकालना है, करेक्ट। तो आप पी तो पहले ही निकाल लो, पी इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स एन आएगा यहाँ पे बस। तो व्हाट इज एक्स, 8.5, व्हाट इज एक्स एन चेक कर लेते हैं सर। व्हाट इज एक्स एन, दिस इज, दिस इज 8 है ना, दिस इज 8, दिस इज एक्स एन। तो दिस इज 9 अपॉन 1, इट्स माइनस 0.5, ये पी आ गया। सर एफ ऑफ एक्स एन क्या है, एफ ऑफ एक्स एन देख लेते हैं बेटा, ये अगर एक्स एन है तो ये आपका एफ ऑफ एक्स एन है 73.9। तो यहाँ पुट कर दो, 73.9 प्लस माइनस का 0.5। सर ये क्या है, डेल एफ ऑफ एक्सन, जैसे मैंने कहा पीछे ऊपर चलना है, तो ये 21.1, 4.5, 0.5 और 0 ऐसे चलना है, ठीक है ना बेटा, नीचे से। बैकवर्ड का बस ये एक ही फंडा है, बैकवर्ड नीचे से जा रहा है ऐसे, और फॉरवर्ड ऊपर से आ रहा है, स्टीलिंग बीच में से लगता है। बस इतना आपको ध्यान रखना, आपका काम बन जाएगा। तो ये एक बार गलती जो है वो अफोर्ड आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप मिस्टेक मत करना। जनरली एग्जाम में ये मिस्टेक्स होती है, ये हम बहुत प्रेशर में होते हैं तो ये मिस्टेक्स हो जाती है, बट कीप इट सिंपल है ना, तो चीजें फिर आपको आसान दिखेगी। हम खुद के लिए ही मुश्किल कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और ये नेगेटिव थॉट जब हमारे दिमाग में आ जाते हैं तो फिर लाइफ टफ होने लग जाती है वहां से, और एग्जाम तो खास तौर पे। लास्ट क्या था, 0.5 था ना, तो चेक कर लेते हैं। 21.1, 4.5, 0.5, 21.1, 4.5, 0.5। तो आई होप कि इसको आप सॉल्व जरूर कर लोगे, है ना, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा। आप सोचोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन है एग्जाम में करे या नहीं करे, तो बस यही होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन का आपको पता है फॉर श्योर हो कि ये मैं निकाल तो लूंगा, फॉर्मूला मेरे को आता है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों क्वेश्चन को आप लिख लो कि मैं लास्ट में करूंगा, पहले मैं पूरा पेपर एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर तो मैं निकाल लूंगा, बिकॉज फॉर्मूला मुझे पता है, डालना मुझे आता है। सिर्फ मुझे कैलकुलेशन में फंसूंगा मैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, माइनस प्लस को करने के लिए भी दो दो बार खुद की मल्टीप्लाई चेक कर रहे होते हैं, खुद का माइनस चेक कर रहे होते हैं कि हमने सही भी किया है या नहीं किया। बहुत कंफ्यूजन होती है, -0.5 माइनस प्लस टू करना है, आप दो बार सोचोगे, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए भी दो बार सोचोगे। तो सिर्फ कैलकुलेशन में फंसता है इंसान, और किसी में नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप होल्ड पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो लॉटरी है। आपको लगे इससे कोई टफ है, इसका आंसर शायद गलत भी आ सकता है, तो फिर ये आसान है, कोई इसका आंसर सही आएगा। टाइम लग सकता है बट आंसर सही आएगा। तो ये 62.5 इज द करेक्ट आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको जो है आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो जनरली आपको करने चाहिए, बिकॉज बहुत इजीली कर लोगे आप, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेनी इसमें। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 हो गया, है ना। लास्ट वाली वीडियोस अगर आप देखते आ रहे हो तो 41 से 50 तक हम वहां कर चुके हैं। या हम बाकी के मतलब 10 क्वेश्चन हम पहले दो वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, प्लस एक बोनस क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, जो भी आपका आईएएस का है, बट इस साल का नहीं, वो थोड़ा पुराने ईयर्स का है। बट अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तब वो फील होगा यार ये तो हमने नहीं देखा। तो उसमें डिफरेंस निकालने का एक अलग तरीका है, अलग अप्रोच से आप जाओगे, तो एग्जाम में आपको ऐसे अप्रोच बदलनी पड़ती है, सो दैट आपका जो एग्जाम है वो अच्छा दिखने लगे।
तो इसके लिए आपको चीजें सिंपल रखनी है, फोकस करते रहना है चीजों पे कि कुछ भी चीज मिस ना हो, कुछ भी चीज ओवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एनए हमेशा कहता हूँ क्लास में भी कि आपको एनए घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंस्टीट्यूट में हमसे पढ़ा है, ठीक है, या आपने खुद से भी पढ़ा है, तो आपको एनए घर जाने की मतलब 2 घंटे से अलावा इस एनए को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एनए हर साल आसान आ रही है, ऐसा नहीं है कि इस साल मुश्किल है। पर मैं आपको बोल के चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आते हैं, आप मान के चलो कि आपको 14 या 15 बनाने हैं। 20 हर बार नहीं बनेंगे, 2023 के 20 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। क्यों? क्योंकि सबके सब आसान है, लेंदी है 2 क्वेश्चन, पर बाकी सब आसान है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप सोच ही नहीं पा रहे कैसे होगा। बाकी पिछले से में देखोगे तो 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो आप सोच ही नहीं पा रहे, है ना। इस साल भी कह सकता हूँ एक क्वेश्चन ऐसा है ना, 20 की जगह मैं 19 ही बोलूंगा, है ना। करेक्ट करता हूँ अपने आप को, एक स्टेबिलिटी पूछा है उसने आईएलटीएस क्वेश्चन की। तो स्टेबिलिटी जनरली हम अपने स्टैट्स में पढ़ते हो, बट ये इसको प्रूव नहीं करते, तो जनरली हम लिखते नहीं है स्टेबिलिटी। बट स्टेबिलिटी पूछा है, वो जनरल फॉर्मूला है, वो अगर आप याद रखें तो काम खत्म हो जाता है आपका। तो चलो 20 में तो 19 मान लेते हैं, इस बार भी आप 19 कर पा रहे थे। एक एवरेज बच्चा बता रहा हूँ मैं आपको, जो ट्यूशन नहीं पढ़ता है, जो सेल्फ स्टडी करता है, ट्यूशन भी पढ़ता है, कहीं पे भी पढ़ता हो, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ दीप इंस्टीट्यूट, बाकी वो कहीं भी पढ़ता है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ उसकी, वो कि 12 से 13 क्वेश्चन से ऊपर नहीं बनाता वो। 13 क्वेश्चन सही की बात कर रहा हूँ, करने को 20 के 20 अटेम्प्ट करता है, पर 13 से ऊपर उसके सही अटेम्प्ट नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीड चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो वो आप प्रैक्टिस कैसे बना रहे हो, उसके लिए आपको वो 2-2 घंटे की क्लास चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मैं नॉलेज जो है वो बहुत बड़ी कहीं से नहीं ला रहा हूँ। ये सब जो है बड़ा सिंपल चीज है, बस सिंपल चीजों को आपको ढंग से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन जो है एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है बहुत सारों के लिए। कहता है सपोज T0 से टी एन तक जा रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है T0 से टी एन जा रहा है, तो N+1 ये आपके पास डेटा पॉइंट्स है ना, दिस इज N+1। कि मतलब मान लो 0 से 1 को मैंने N+1 में हिस्सों में ब्रेक किया है, तो 0, है ना। फिर मैंने आगे उसका मतलब 0 को मान लो मैंने T0 नाम दिया, फिर मैंने उसको T1+H नाम दिया, T2+H नाम दिया, ऐसे मैंने उसको N+1 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैंने ऐसा किया, तो इफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड एफ ऑफ टी आई आर गिवन फॉर 0 to N, सो एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब कहीं ब्रेक तो होता नहीं है, तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। सो विच क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू कंप्यूट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। तो आप सोचो, अब एन आपको नहीं पता, है ना, आपको एन नहीं पता, आप क्या करोगे। तो यहाँ पे दो 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 थॉट्स हो सकते हैं कि या तो आईएसएस वाले आपको लीप ऑफ फेथ देके दो चीजें देंगे। अब एन आपको नहीं पता, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि कुछ भी एनो चलेगा, कोई भी एन हो। जैसे सिम्पसन मेथड में तो सर एन जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, सर 3/8 के लिए एन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। पर एक ट्रेपीजॉइडल ऐसा फॉर्मूला है जो फॉर एवरी एन एप्लीकेबल है, तो कौन सा ट्रेपीजॉइडल रूल होना चाहिए, है ना। बट आपका वही एक दूसरा बच्चा हो सकता है, सर क्यों ऐसा, मैं तो मान लो एन को 3 लेता हूं तो गलत हो जाता है आपका, बिल्कुल गलत हो जाता है, पर एन डिफाइन नहीं किया है। तो आप ये भी कह सकते थे कि सर कोई भी क्वाड्रेचर फॉर्मूला एज एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज एन डिफाइन नहीं है ना। तो दो थॉट है यहाँ पे, क्या तो ट्रेपेजॉइडल रूल लगा सकते हो बिल्कुल, है ना, या फिर आप नो क्वाड्रेचर। यहाँ पे एम्बिग्यूटी रहेगी पेपर वाले एग्जामिनर पे कि भाई वो किसको सही मानते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर जाओगे तो मैं बोलूंगा आप ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ जाओ, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, है ना। तो आप इसके साथ आपको जाना चाहिए। बट मैंने 2-4 बच्चों से भी और डिस्कस किया तो उनका ये थॉट है, सर नहीं नहीं नहीं, हम तो नो क्वाड्रेचर फॉर्मूला के साथ जाना चाहते हैं। तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, है ना। अगर दो आंसर सही होते तो शायद क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, वो नंबर किसी को नहीं मिलेंगे। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंसेप्ट है वो ठीक होना चाहिए, है ना। आपको आपके माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बाकी क्या फर्क पड़ता है। बाकी क्वेश्चन ही अगर आप एज जी बना दोगे जिसमें दो थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर एग्जामिनर की गलती आप ही की गलती नहीं है, आप सही कर रहे हो। तो आपका थॉट जो है वो टेम्परेचर रूल पे आएगा या फिर नो क्वाड्रेचर मामला पे आएगा, दैट्स इट, इसके अलावा कोई और बनता नहीं है इसमें। तो 54 क्या कहता है, 54 कहता है कि भाई 0 to 1 एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और F t/10 गिवन दे रखा है, 0 1 2 3 4 5, एंड F(t20) गिवन दे रखा है ये 11 से 20 तक। विच क्वाड्रेचर फॉर्मूला विल वन यूज टू यूटिलाइज गिवन डेटा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ दिस। तो सर कौन सा यूज करोगे, तो देख लेते हैं सर। तो 0 से 5 है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट हो गए, 11 से 20 है, यहाँ पे 10 पॉइंट हो गए, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 16। 16 हो गए। अगर आपको 16 डेटा पॉइंट है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो आप। तो 16 डेटा पॉइंट के अंदर आप ट्रेपेजॉइडल रूल एनी हाउ लगा सकते हो। क्यों?
क्योंकि ट्रेपेजोइडल रूल डिपेंड नहीं करता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, कुछ भी एन दे दो सर, फर्क कोई पड़ता है मेरे को, आप कुछ भी दो मेरे को, मेरा तो काम करता है ना। 16 डेटा पॉइंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आता है। अब ये कहता है सिम्पसन वन थर्ड रूल लगेगा या सिम्पसन थ्री एट रूल लगेगा, ट्रेपेजोइडल रूल लगेगा, और कॉम्बिनेशन ट्रेपेजोइडल एंड सिम्पसन वन थर्ड रूल लगेगा। तो आप मुझे बताओ सोच के कि आपको क्या लगता है। अब 16 है ये, 16 में सिम्पसन वन थर्ड रूल कब लगता है। सिम्पसन वन थर्ड रूल का सिंपल सिंपल सा फंडा है कि सर मल्टीपल ऑफ 2 + 1 होने चाहिए डेटा पॉइंट, मल्टीपल ऑफ 2 + 1 डेटा पॉइंट होने चाहिए। और सिम्पसन थ्री एट रूल का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3 + 1 डेटा पॉइंट होने चाहिए। डेटा पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो एन क्या होगा वहां पर डेटा पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास x0 है, x1 है, x2 है, ये आपका डेटा है मान लो, तो एन क्या बनेगा, दो सब इंटरवल बनेंगे, ये इसका बन गया, एक इसका बन गया, तो एन आपका 2 हो गया। एन आपका क्या हो गया, 2 हो गया, खत्म हो गई बात, है ना। तो N2 है, मतलब 3 डेटा पॉइंट है, N2 है, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल कर पाओगे। ऐसे सिम्पसन थ्री एट में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3 + 1 होता है। तो मतलब आपके पास जैसे यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता, अगर मैं x0, x1, x2, x3 देता हूँ, तो कितने सब इंटरवल बनेंगे, 1, 2 और 3। तो ये सर n जो है वो 3 है, आप लगा सकते हो। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 3 + 1, मल्टीपल ऑफ 3 + 1। करेक्ट है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको, यस सुनो। तो आपको बस यही सोचना था इसके अंदर कि आपके पास कितने डेटा पॉइंट्स गिवन है जिसके लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये सोचो 1 मिनट और जल्दी से, क्या लगा रहा है फिर। हम्म? तो ये तो हमें क्लियर है कि 16 पॉइंट हमारे पास है ऑब्वियसली। सो अब हम क्या लगा सकते हैं, तो नो डाउट सर ट्रेपेजॉइडल तो 100% लगेगा। अब ना इसके अंदर जो ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, ये तो अकेला तो नहीं लगा सकते आप, ये भी नहीं लगा सकते आप। ये जो ऑप्शन है ना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल, एंड आई एम श्योर ये हम नहीं पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन कैसा लगाते हैं, तो जनरली जो है हम क्लास में जो है कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं बनाते और नहीं पूछे जाते थे आज से पहले। बट इसमें भी करवा नहीं रहा आपको, तो उसने बस एक आपके मन में एक शक डाल दिया कि भाई सोच लो कि क्या अलग अलग डेटा लेके बना सकते हो क्या आप। तो अब दिमाग लगाओ, ट्रेपेजॉइडल तो 100% लग रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ मैं ट्रेपेजॉइडल से। बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते भाई, 16 डेटा पॉइंट है, आपको मल्टीपल ऑफ 2 + 1 चाहिए, करेक्ट, ये समझ में आता है आपको। तो मतलब अगर आपके पास 11 पॉइंट हो तो 16 का ब्रेक कर सकते हो, 11 + 5 में कर सकते हैं सर। तो इन यहां से यहां तक अगर मुझे जाना है, तो मैं इनको ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं इनको ब्रेक करूंगा तो मेरे लिए काम बन जाएगा। तो अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मैं इनका कॉम्बिनेशन भी लगा सकता हूँ। तो कॉम्बिनेशन का एग्जैक्ट क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम बोलो हर साल कुछ ना कुछ तो एक आधा ऊपर नीचे वो करेगा आपके साथ, है ना। तो वहां टेंशन लेनी, बस आपको सोचना है कि 16 पॉइंट को क्या हम ब्रेक करके बना सकते हैं, कि ट्रापेज ऑर्डर के लिए तो कुछ भी हो, N1 हो, 2 हो, 3 हो, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, ये नहीं फर्क पड़ता। बाकी सारा उठा के मैं सिम्पसन में यूज कर लूंगा। तो आपको कैसे यूज करना है वो नहीं सोचना फिलहाल दिमाग में, क्योंकि वो पेपर का पॉइंट नहीं है अभी फिलहाल। तो पेपर के हिसाब से आपको बस ये दिमाग में रखना होता है कभी कभी, कि अगर उसने कुछ बनाया है तो हम क्या सोच सकते हैं, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अगर आप ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगाते हो तो दिस इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट, बट कॉम्बिनेशन के साथ हम जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं, बट ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है एम्बिग्यूटी थोड़ी बहुत क्रिएट करेगा, बट ज्यादा नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा सोच लो कि हाँ इतना रिस्क मुझे लेना है लाइफ में, कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया है जो आपको फील हो रहा है, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए बिल्कुल। सो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच इज वेरी वेरी इजी, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो एक कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर इक्विज स्पेस आर्ग्यूमेंट्स विद एच एज द इंटरवल डिफरेंशियल, इसकी वैल्यू बताओ और इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल नोटेशन पता होना चाहिए कि सर एक्स की पावर एन जो भी होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन होता है। ये क्या होता है, दिस इज एक्स, x-1, x-2, अप टू x-n-1। ये कब है, जब आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है, करेक्ट, जब आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है। सो मान लो इंटरवल डिफरेंसिंग 1 नहीं है, h है, तो क्या होगा, x, x-h, x-2h, अप टू x-n-1h। जब आपकी इंटरवल डिफरेंसिंग क्या है, h है ना, डिफरेंस किसमें, h में। तो क्या इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, x की पावर n को, अगर मैं इससे पहले क्या आएगा, है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, x-n-1h, इस टर्म को मैंने रोक लिया,
तो मैं इससे पहले वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 है। तो अगर मैंने यहाँ पे n-2 तक टर्म को लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँ, n-1 लिखूँ ना, तो कि माइनस लगा तो -2 आ जाएगा। n-1 करूँगा तो -2 वाली टर्म आ जाती है यहाँ वाली। तो मैं किसको ऐसा लिख सकता हूँ, सोच के देख लो। लिख सकता हूँ ना सर, कोई दिक्कत कोई है? तो आएगा तो भाई x n-1 करूंगा तो यहाँ तक की टर्म आ जाएगी, प्लस ये टर्म मिलेगी, तो x n बना रहा। देखो n को अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या आएगा देखना यहाँ पे, x⁻0, x प्लस h, x⁻−1 आ गया। तो x⁻−1 क्या आ गया भाई? अच्छा, x0 जो होता है वो 1 होता है ना, x0 जो होता है 1 होता है, तो ये क्या आ गया, 1/x प्लस h। अब इधर ही अब n को -1 लो तो बताओ क्या आएगा, n को -1, x⁻−1, x -1 -2 +2, x प्लस 2h, x⁻−2। तो x⁻−2 किसके बराबर आ गया, x⁻−1 अपॉन x प्लस 2h। और x⁻−1 किसके बराबर है ये रहा, तो दिस इज 1/x प्लस h। समझ पा रहे हो मैं क्या ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, x प्लस 2h। तो x⁻−1 आया x प्लस h, x⁻−2 आया x प्लस h, x प्लस 2h। तो x⁻−n क्या आएगा बेटा जी, x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h, कहाँ तक, x प्लस NH तक आएगा। जैसे हम बोलते हैं 1/x प्लस NH⁻n, ऐसे लिख लेते हैं इसे हम। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो क्या ये सही लिखा है, x⁻−r, x प्लस RH की पावर आ रही है, तो बिल्कुल सही है। पर ऊपर ये 2 लगा दिया, 2 नहीं होता, ऊपर तो 1 होता है सर, ये रहा। तो हम क्लास में करते ही है ना। तो दिस इज रॉन्ग, सॉरी दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, 2 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे डेल एम एक्स आर, तो अगर आप नॉर्मल भी देखोगे डेल एक्स आर क्या होता है, मैंने जैसे बोला फैक्टोरियल में पहले ही बताया वीडियोस में, फैक्टोरियल अगर लगा है, फैक्टोरियल नोटेशन अगर लगी है तो डेल इज नथिंग बट डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव, दिस इज -r आगे आएगा, x⁻−r-1 और इनटू h जरूर आता है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज h, h1 है 2 है हमें नहीं पता। तो आप देख रहे हो ऐसे चलेगा ये, r, r+1, r+2, ये r+m में है ना। तो ये देखो x⁻−r-m है, बट ये प्लस नहीं होना चाहिए था, है ना। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो लास्ट तक आएगा ना, r-1, r-2, तो r-m, माइनस और फैक्टर तो मिसिंग हो गया यहाँ पे, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई, दोनों स्टेटमेंट जो है गलत। इसके लिए आप कोई भी ले सकते हो, मैं जैसे मैं आपको बोलूँ, आप del 3x-3 ले लो सपोज, कह रहा है ना m<=r हो सकता है, तो मैंने बराबर ले लिया। तो इसको आप 3 बार डिफरेंशिएट करो, आप कंबाइन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करो, -3 x⁻−3-1 इंटू h, है ना, इंटू h। फिर आप फिर से करो, तो -3, ये क्या है आपका -4 है ना। तो इसको -3-1 लिख लूँ, आप बाद में कॉमन ले लेना चाहे, ये आ गया x⁻−3-1 -2। तो ये मैं देखो समझ पा रहे हो आप, देखो r, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस कॉमन लूंगा तो r+1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तब ये डिपेंड करता है कि क्या है आपका m और r, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, नहीं नेगेटिव भी तो हो सकता है, m छोटा और बराबर हो सकता है, जरूरी नहीं है ना हमेशा बराबर ही हो। तो इसलिए माइनस वाला फैक्टर मिसिंग है, इसलिए नीदर 1 एंड नीदर 2, नॉट 2। ठीक है, तो ये 55 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आई होप ये क्लियर होगा आपको। 56, 56, कंसीडर द फॉलोइंग। अब देखो फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया है मैंने, वो क्लास में कितनी बार कराया है कि फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपको बनाना है तो आप कैसे करते हो। फॉरगॉट अबाउट दिस, आप ये दो फंक्शन है सर, ये दो फंक्शन है, कौन सा ट्रू है, अरे आप ये सोचो ही मत। आपको फॉरवर्ड डिफरेंस f(x,g(x) का याद है, क्लास में पहली क्लास में मैं ये कराता हूँ, फर्स्ट क्लास में मैं कराता हूँ। तो क्या होता है डेल f(x), f(x प्लस h माइनस f(x), यही तो होता है बेटा जी फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसका क्या होगा, f(x प्लस h, g(x प्लस h माइनस f(g)। आपको याद है इसको कुछ कंबाइन करना, देखो यहाँ पे f(x प्लस h है, यहाँ पे f(x) है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, कब कॉमन ले सकता हूँ, जब मैं एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, जब मैं एक टर्म जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस f(x प्लस h g(x),
ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यही मैंने ऐड भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हो इसमें से मैं आप कॉमन ले पा रहा हूँ क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अंदर क्या बच गया, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। आगे मैं कॉमन ले पा रहा हूँ जी एक्स। तो अंदर क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस इज डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। बस, ये करके आए हो देखो आप। अगर आप एफ एक्स यहाँ पे लेते हो, उसका डेरिवेटिव आता तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, बाकी डेल जी एक्स एज इट इज डेल एफ एक्स। मतलब जो यहाँ पे पहला लिखोगे ना आप, उसका एक्स प्लस एच होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स आपका यू एक्स होता और जी एक्स आपका वी एक्स होता। फंक्शन यहाँ पे ये लिखे है ना, तो क्या फर्क पड़ता है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब यू एक्स प्लस एच और डेल ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स डेल ऑफ यू एक्स। है ऑप्शन में यू एक्स प्लस एच, ये रहा यू एक्स प्लस एच डेल वी एक्स प्लस वी एक्स डेल यू एक्स। सर उल्टा ले लो, अब ना उल्टा ले लो। अब एफ एक्स को वी एक्स लो और जी एक्स को यू एक्स लो, कुछ भी ले सकता हूँ ना मैं, तो मेरी मर्जी। भाई मैंने ये लिया, मैं ये भी तो ले सकता हूँ, कहीं पे लिखा कोई है तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। पहले ऑप्शन के लिए क्या आ जाएगा, अब यू एक्स है तो वी एक्स प्लस एच, देखना यहाँ पे वी एक्स प्लस एच डेल जी एक्स, वॉट इज डी एक्स यू एक्स प्लस जी एक्स विच इज यू एक्स डेल बी एक्स। क्या ये भी है ऑप्शन में, ऐसा ये रहा, है ना। सर यहाँ तो वन लिखा है। हाँ तो मैंने यहाँ पे एच को वन मान लो बेटा जी, क्या हो गया, यहाँ पे एच को वन मान लो। मैं तो जेनेरिक लेके चल रहा हूँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ दी अबव इक्वालिटीज आर ट्रू, बोथ, बोथ आर ट्रू। आई होप ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़े, मैं कह रहा हूँ 14-15 क्वेश्चन आपके टिप्स पे रहते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी दिखी आपको, ठीक है मान लिया मैंने एम्बिग्यूटी थी। उससे पहले वाले क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी, मान लिया एम्बिग्यूटी थी। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चन गए, अभी भी हमारे 14-15 क्वेश्चन इंटैक्ट है। पांच से ज्यादा आप नहीं छोड़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपने केवल कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपने ये प्लेलिस्ट भी देखी है 20 क्वेश्चन की, आप फिर से 2024 में एग्जाम बैठने दोगे, आप फिर से वही 14-15 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आपने थ्योरी के साथ समझा है चीजें, सिर्फ आंसर नहीं देखे हैं। आंसर कहीं भी जाके देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तभी आप समझ सकते हो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देख लो, 1 मिनट। क्लियर है ना, ये तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलो 57 क्या कहता है, आइलर्स मेथड इज अप्लाई टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज दिस। अब क्या होता है, ये कब लगते हैं आइलर्स, पिकार्ड्स, मॉडिफाई, आरके मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कब यूज होते हैं। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और एक इनिशियल कंडीशन दी होती है वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका मुझे आइलर्स मेथड लिखना है, इसका मुझे आइलर्स मेथड लिखना है, तो क्या होता है एनथ अप्रोक्सीमेशन इसका, व्हाट इज एनथ अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस आइलर्स मेथड। सो बड़ा सिंपल होता है, वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन, where what is x n minus 1, x n minus 1 is very easy to calculate, which is nothing but x naught plus n minus 1 h, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ अगर आप देखोगे, कह रहा है कि यहाँ फंक्शन जो दिया वो डेल वाई दिया आपको, तो यहाँ पे पता फंक्शन एक्स वाई नहीं दिया आपको, तो एफ एक्स वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ डेल वाई विच इज लैम्डा वाई। ये एक फंक्शन दिया है, मतलब केवल वेरिएबल देखोगे तो एक ही वेरिएबल है। कह रहा है लैम्डा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो के लिए वो पूछ रहा है आपसे। देन विच मेथड इज स्टेबल फॉर स्टेप साइज एज। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी जब हम चेक कर रहे होते हैं ना आइलर्स में, तो ये बेसिकली हम जनरली ज्यादा नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में, तो स्टेबिलिटी के लिए वैसे आपको याद है तो बहुत अच्छा आता है ना, अगर आप थोड़ा सा बुक पढ़ी है तो आप याद रख सकते हो, बुक में डायरेक्ट लिखा होता है ना। अदरवाइज स्टेबिलिटी जो होती है ग्रोथ फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो ग्रोथ फैक्टर क्या होता है वो आपको निकालना पड़ता है, विच इज वन प्लस डेल एच। सो अगर आप ये देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ इससे, अगर आप मुझे पूछोगे कि व्हाट इज वाई
एन है, वाई एन प्लस वन क्या होगा बताओ? वाई एन इज वाई एन माइनस वन, तो वाई एन प्लस वन क्या होगा? तो विच इज वाई एन प्लस एफ ऑफ, अगर ये हटा दूं क्योंकि यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो वाई एन ये लिख सकता हूँ मैं। तो देखो इससे अगर मैं देखूंगा तो दिस इज वाई एन प्लस व्हाट इज एफ ऑफ वाई एन, ये देखोगे तो एफ ऑफ वाई एन क्या आएगा, लेमडा वाई एन आएगा। तो दिस इज वन प्लस डेल वाई एन। तो इसे बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर, इसका बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर, है ना, एच भी आएगा। सो हर जगह एच जरूर लिखना, बिकॉज फंक्शन में हमें नहीं पता कि क्या है ना। तो दिस इज एच बाई एन, तो ये लैम्डा वाई के साथ एच जरूर आता है फंक्शन का, ये जो एच जो चल रहा है आपका, ये वाला एच। तो दिस इज एच, तो मैंने बाई एन कॉमन है, तो वन प्लस डेल एच बाई एन। तो ये जो वन प्लस डेल एच है ना, दिस इज योर ग्रोथ फैक्टर, सो कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। दिस शुड बी लेस देन वन फॉर लैम्डा नेगेटिव, ये आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली माइनस प्लस करोगे तो ये -2 लेस देन लैम्डा एच लेस देन 0, ये आ गया। ये क्वेश्चन पे मैं बेट कर सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन अगर 100 बच्चे पेपर देने गए हैं तो 99 बच्चों को नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दिस इज नॉट कॉमन, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। सर एक टीचर होके आप बोल रहे हो, तो ये आपको मानना पड़ेगा। एग्जाम एक, आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, मजाक नहीं हो सकता, है ना। कुछ क्वेश्चन तो वो ऐसा डालेंगे जो आपको फील हो कि आप यूपीएससी देने आए हो, तो आपने क्यों नहीं पढ़े, है ना। तो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर अगर आपने, ऐसा नहीं है कि ये बुक में एग्जिस्ट नहीं करता, बट क्या करो जनरली नहीं पढ़ते हैं बिकॉज कॉमन नहीं है। सर कौन स्टेबिलिटी ऑफ आइलर्स की बात कर रहा है? क्योंकि हमारे कोर्स में स्टेबिलिटी और ये सब कंसिस्टेंसी और कितना स्क्यूनेस है, ये हम स्टार्ट किस सेंस में न्यूमेरिकल एनालिसिस को नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नॉर्मल कि फॉर्मूला क्या है, ट्रंकेशन एरर क्या है, प्रिंसिपल एरर क्या है, ये हम पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आप सोच सकते थे कि आप बेट भी कर सकते हो, मैं वो गारंटी दे सकता हूँ। आप 10 लोगों से पूछो वो स्टेबिलिटी नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। बट इजी टू प्रूव, हम तो पढ़ते ही हैं, है ना। ग्रेजुएशन में अगर हम जाएंगे तो हम पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं। बट जनरली जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस से करने से ये फायदा हो जाता है। तो अगले साल अगर आप वापस रिपीट कर दिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे फिर से नहीं पढ़ के आएंगे, तो सेम क्वेश्चन दे दो। तो इसलिए आप पढ़ के गए हो तो आपको पता होगा कि व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ आइलर्स इज नथिंग बट -220, ये फिक्स है। आप गूगल पे लिखो स्टेबिलिटी ऑफ आइलर्स मेथड, आपको ये लिखा आएगा -220, कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज अ ग्रोथ फैक्टर। दिस इज लेस देन 1 फॉर डेल्टा नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 फॉर डेल्टा पॉजिटिव, दैट्स इट। ये सॉल्व करो, वैल्यू आ जाती है, और कुछ नहीं करना, बड़ा आसान। आगे चल रहे थे। क्वेश्चन 58 विच इज अगेन क्लासिकल रंगाकोटा मेथड इज अप्लाई टू दिस अगेन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये तो, है ना, देखो फिर से मजदूरी वाली बात हो गई कि भाई आप मेरे को मजदूरी करवाना चाहते हो। तो कह रहा है आपको आपको पता है रंगाकोटा मेथड फोर्थ ऑर्डर, देखो मैंने लिख के भी दिया एग्जाम में, हमने बात किया था क्लास में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमने फोर्थ लिख के दिया है तो मतलब आर के मेथड है, फोर्थ लगाना है, वो दैट्स इट, कंप्लीट बात है। और वो किसके निकलता है, एक ही स्टेप लेंथ के निकलता है, वाई वन क्या होता है फॉर्मूला, वाई वन इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस के, है ना। व्हाट इज के इज नथिंग बट 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, सिंपल। तो यहाँ पे k1 की वैल्यू क्या होती है, k1 इज नथिंग बट एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। सर व्हाट इज k2, k2 इज नथिंग बट एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 और वाई नॉट प्लस k1/2। व्हाट इज k3 इज एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 और वाई नॉट प्लस k2/2। व्हाट इज k4, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h और वाई नॉट प्लस k3। ये एक फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यू उठा के डालो, यू गेट द आंसर। सर मजदूरी वाली बात है, बिल्कुल मजदूरी वाली बात है, क्योंकि फंक्शन जो दे रखा है वो सिंपल दे रखा है, केवल -y दे रखा है, और एक्स नॉट दे रखा है 0 और वाई नॉट दे रखा है आपको 1। तो बड़ा सिंपल सा तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे y1 की वैल्यू क्या है, वाई नॉट विच इज 1 प्लस के की वैल्यू आपको निकालनी है, के इज नथिंग बट 1/6, k1 k2 k3 k4। व्हाट इज k1, चलो k1 निकाल लेते हैं। k1 इज नथिंग बट एच ऑफ एफ ऑफ वाई नॉट, एक्स नॉट तो है ही नहीं, या 0 है, यू कैन से, है ना। यहाँ पे लिखना होता है 0 वाई नॉट लिखना तो लिख सकते हो, पर अल्टीमेटली क्या आएगा, वाई नॉट विच इज एच
अब एफ ऑफ वाई नॉट क्या है, वाई नॉट इज नथिंग बट 1। तो फंक्शन है क्या वैसे, एफ ऑफ वाई है क्या, माइनस वाई है, जो भी यहाँ डालोगे उसका नेगेटिव आएगा। तो 1 डालोगे तो -1 आएगा, तो माइनस एच आ गया, K1 की वैल्यू -1 आ गया, माइनस एच आ गई। सर K2 निकाल दो, K2 इज एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, मतलब 0 + h/2, दिस इज h/2, कॉमा वाई इज 0 विच इज 1, और K1 -h/2। तो यहाँ पे देखो माइनस ओ एच तो आ ही गया, इसमें जो भी डालोगे केवल वाई वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा माइनस के साथ। तो माइनस बाहर आया, 1 - h/2, ये वैल्यू आ गई K2 की। ऐसे K3 की निकाल लेना प्लीज, K4 की निकाल लेना, और यहाँ ऐड करोगे 1/6 के साथ, ये मत भूल जाना 1/6 होता है। तो यू गेट दी आंसर, आपके पास सिंपल सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप कर लोगे। इन केस कोई बच्चा फंस जाता है, उसका फिर भी K3 K4 नहीं निकल पाते हैं, वैसे बहुत आसान है, आप निकालो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में खुद करना है। फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला कल ऐसा सेम क्वेश्चन आपको पता है 2021 में भी आ रखा है ना, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, उसके अंदर भी यही प्रोसीजर करना है, और एकदम रिपीट क्वेश्चन है ये। तो अगर जिसने, ये प्रीवियस ईयर की ताकत है कि अगर आपने 1-2 साल के प्रीवियस ईयर किए हैं, तो हर अल्टरनेट ईयर्स में आपको रिपीटेड क्वेश्चन, काइंड ऑफ रिपीटेड सेम मिल जाते हैं। तो बस ये एक अच्छी चीज है। वहां पे एच को 1 दे दिया था बस, ठीक है, यहाँ पे एच को एच रखा है, सिंपल सा काम करे उसने बहुत आसानी से। तो ये चीजें जो है आपको जरूर करनी है, ये आपको मिस नहीं कर सकते आप, ताकि आप अच्छे से इसको बना लो। क्लियर हो गई बात, जहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर दिस सीरीज, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री रिलेटेड टू दिस सीरीज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एफ एक्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम जनरली करते हैं, कि डिग्री क्या होगी और कांस्टेंट टर्म क्या होगी। आपको पता है लीस्ट डिग्री कैसे निकालते हैं, तो आपको बस टेबल बनानी है, विच इज 12, 40, ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको, 90, 168, 280, 432, है ना, ये आपको दे रखी है। तो ये मान लो ये डेटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेते हैं। एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं हम, दिस इज एफ एक्स, एक डेल एफ एक्स बना लेते हैं, एक डेल स्क्वायर बना लेते हैं, एक डेल क्यूब बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, दिस इज 28, 50, 78, 112, 152, 22, 28, 34, 40, 6, 6, 6। करेक्ट। कांस्टेंट कहाँ पे आ गया, 3 पे। आपको पता है कि जहां पे भी कांस्टेंट आता है वो आपकी क्या होती है, लीस्ट डिग्री होती है। करेक्ट, जहां पे भी कांस्टेंट आ जाए वो क्या होती है, वो आपकी लीस्ट डिग्री कैलकुलेट होती है। ये तो बात समझ में आ गया हमें। तो ये लीस्ट डिग्री क्या होगी आपकी, 3 होगी। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ हर बार, जब भी क्वेश्चन लीस्ट डिग्री का आता है, एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, जहां पे भी कांस्टेंट आ जाए, जीरो भी आ सकता है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे भी कांस्टेंट आ जाए वो आपकी क्या होगी, लीस्ट डिग्री होगी। अब कह रहा है आपको एक कांस्टेंट टर्म बताओ क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, देखो ये जो डेटा है जो है इक्वली स्पेस है, डेटा इक्वली स्पेस है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं पॉलिनॉमियल बनाने के लिए, फॉरवर्ड लगा लो, है ना, कोई भी फॉर्मूला आप जरूर लगाना चाहे। एक एक नया फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स, जनरली मैं क्लास में बताता हूँ ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस XC1 डेल एफ ऑफ 0 प्लस XC2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 एंड सो ऑन। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल। जो भी इक्वली स्पेस डेटा है उसके अंदर पॉलिनोमियल अगर आपको लिखना है तो आप ये यूज कर सकते हो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 12, प्लस XC1 का मतलब क्या होता है, x, डेल एफ ऑफ 0 मतलब 28, XC2 मतलब x(x - 1/2), और डेल स्क्वायर कितना है, 22। ये हो गया, है ना। और इसके बाद एक x, x-1, x-2/3, डेल क्यूब, तो वो 6 है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 12। कांस्टेंट टर्म पूछा है उसने, कांस्टेंट टर्म क्या है, ऑब्वियसली 12 है। क्लियर है, सिंपल सी बात है ना, मतलब इतना आसान है कि कैसे आप छोड़ सकते हो, या कैसे टाइम लग सकता है, कितना टाइम लगा मुझे, मुझे भी अगर आप वीडियो में देखोगे तो मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। सो ये चीजें आपको देखनी है कि ये गलती अफोर्ड नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ISS पेपर 1 2023 न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। स्टार्ट होते हैं 41 से, खत्म हो रहे हैं 60 पे। 20 क्वेश्चन जो है ये आपके खत्म होते हैं।
तो पहले के 10 क्वेश्चन देखने के लिए पहले 2 पार्ट देखने पड़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। और ये वाले क्वेश्चन में आप बाकी के 10 क्वेश्चन देख सकते हो। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं 20 क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी, एक में ज्यादा थी और एक में थोड़ी कम थी, बस 2 मान लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन जो है पेपर में बड़े आराम से हंसते खेलते अटेम्प्ट करके आ सकते थे। अगर आपने 18 किए, मैं गारंटी देता हूँ, आप किसी से भी बैट करा लो, आपके सबसे ज्यादा होंगे 18 से 20 क्वेश्चन के बीच में, कोई नहीं कर सकता, अगर हम ढंग से करिए ये चीजें। सो एक दो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि भाई 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी हो सकती है। आपको टारगेट लेना पड़ेगा 15 सही के, बस। 15 आपके सही है और नेगेटिव नहीं कर रहे हो, तो आप एकदम अच्छे स्टेज पे हो, बहुत बढ़िया स्टेज पे हो। ऐसा नहीं कि आपने 18 करे और 4 गलत हो गए, कोई लॉजिक नहीं है उसका, टाइम भी वेस्ट है और नेगेटिव भी कर दिया आपने। 15 सही करो, टाइम कम लगाओ, बाकी चीजों पे तो हो जाएगा आपके। अगला जो मैंने कहा था कि लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन दूंगा, क्लास में मैंने करा रखा है हमारे बच्चों के लिए, बट जो नए बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दिस इज द बोनस क्वेश्चन। व्हाट इज 1/e² - 4 9x² = तो ये ऑप्शंस है। तो उन बच्चों के लिए चैलेंज है जो बच्चे मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं कि क्या होगा, या सोल्यूशन भेजें कि क्या आपकी अप्रोच हो सकती है, कैसे इसको आपने सॉल्व किया। वो देखना मैं चाहूंगा कि आप कैसे सोच पा रहे हो। सर शिफ्ट ऑपरेटर है ना, e² - 4 मतलब e² - 2²। तो a² - b² आप लगाओगे, आप सॉल्व करोगे, ऊपर लेके जाओगे, नीचे लेके जाओगे। आप ट्राई करना, एंड देन हम अगेन किसी वीडियो में जैसे ही भी आएंगे आपके कमेंट, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। पूरा देखना पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर पार्ट 3 तब जाके एनए फिनिश होगा। हम 2022 के और 21 के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि टाइमली ये भी सॉल्व हो जाए, सो दैट आपके पास अच्छा एक मटेरियल हो जाएगा कि आपने सब कर लिया है। ठीक है, बाय।